मेरा नाम सविता है। माता पिता कितने शौक से अपने बच्चों की शादी करते हैं। वो बेटियों की शादी करते हैं ताकि बेटियां ससुराल में जाने के बाद सुखी रहें और उनकी तरफ से हमें किसी बात की कोई परेशानी न रहे। बेटों की शादी इसीलिए करते हैं कि घर में बहू आ जाएगी तो वो सास ससुर का ख्याल बेटी बनकर रखेगी और उसे भी हम लोगों से माता पिता के जैसा प्यार मिलेगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। आजकल 60% घरों में देखा जाता है कि सास बहू में हमेशा लड़ाई रहती है, मगर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा मन करता था कि मेरे बेटे की जल्द से जल्द शादी हो जाए और मेरे घर में बहू आ जाए। मैं अपनी बहू को हमेशा बेटी बनाकर रखूं, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी। सारी जिंदगी मैं बेटी के लिए तरसती रही थी। मेरी कोई बहन भी नहीं थी, मैं इकलौती थी और मेरा बेटा अब जवान हो गया था। अब मैं उसके लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की तलाश करने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी जो भले ही पढ़ी लिखी न हो मगर घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल ले। ऐसा नहीं था कि मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बहू से भी घर के कामकाज आते हों और अगर ना भी आते हों तो वो इन कामों में इंटरेस्टेड हो। मुझे मॉडर्न बहू नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं खुद भी मॉडर्न नहीं थी और ज़्यादातर पुराने ख्यालातों की थी। अपने बेटे को मैंने बहुत पढ़ाया लिखाया था। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो अच्छी जगह पर नौकरी करता था। हमारे 2-3 मकान भी थे जिनको हमने किराए पर दिया हुआ था। उनसे हमारे पास ढेर सारा किराया आता था। मैं अपने बेटे रवि के लिए लड़कियां देख देख कर थक गई थी, क्योंकि मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। मेरा एक ही बेटा था। मैं चाहती थी कि मैं उसके लिए चांद से दुल्हन लेकर आऊं। मैं जब थक हार कर घर में बैठ गई तो मैंने अपने बेटे से कह दिया कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी शादी खुशी खुशी तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ करवा दूंगी। मगर वो कहने लगा कि मम्मी, मैं तो लड़कियों से ज़्यादा बात भी नहीं करता, उन्हें पसंद क्या करूँगा। आप तो जानती हो कि मैं शुरू से ही इन मामलात में नहीं पड़ता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। आप जिस लड़की के साथ मेरी शादी करवा दोगी, मैं खुशी खुशी उसके साथ ज़िंदगी गुजार लूँगा। मैंने कहा कि बेटा, ज़िंदगी गुजारना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी को खुलकर जीना और उसमें अपनी खुशियों को तलाश करना ही ज़िंदगी का असल मकसद होता है। मेरा बेटा कहने लगा कि मेरी खुशियाँ तो सिर्फ मेरी माँ से जुड़ी हुई हैं। मेरा बेटा शुरू से ही बहुत समझदार था। वो ज़्यादातर अपने काम पर ध्यान दिया करता था। यही वजह थी कि उसने अपने पिता के मरने के बाद घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो अपने पिता की हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा कर रहा था। उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकता था। वो लड़कियों से बहुत दूर रहता था। उसे कोई लड़की पसंद भी नहीं थी। अगर पसंद होती तो वो ज़रूर मुझे बता देता। आजकल के लड़के तो वैसे भी खुलेआम माता पिता के सामने अपनी पसंद बता देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें तो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करनी है। मगर मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा बेटा जानता था कि मैं उसके लिए खूबसूरत लड़की ही तलाश कर रही हूँ, तभी उसका रिश्ता लगने में समय लग रहा है। ये बात मेरे बेटे ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। उसने कहा था कि मम्मी, आपको हमेशा से ही मेरे लिए खूबसूरत लड़की की तमन्ना रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान ऊपर से जैसा दिखता है मगर अंदर से वैसा नहीं होता। असल में अंदर से वो कुछ और ही होता है। मैं तो अपना फैसला आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, मगर बेटा तो साफ बच गया था। अब मुझे ही कुछ न कुछ करना था और फिर फाइनली मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। उसका नाम रूपाली था। रूपाली बेहद सुंदर थी। मैं उसके घर से उसका फ़ोटो भी लेकर आ गई थी ताकि रवि को दिखा सकूं। घर आने के बाद मैंने रवि के टेबल पर रूपाली का फ़ोटो रख दिया था और उससे कहा था कि मुझे तुम्हारे लिए लड़की पसंद आ गई है, एक नज़र उसे देख लो। मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे लिए अच्छी लड़की ही तलाश की होगी। मगर मैंने उसे बहुत समझाया कि ज़िंदगी तुम्हें उसके साथ गुजारनी है। ऐसा तो नहीं है कि तुम शादी की पहली रात ही उसे देखोगे। ये पुराना ज़माना नहीं है। तुम प्लीज़ एक नज़र लड़की को देख लो। मेरे बेटे ने लड़की को देखा तो उसे भी वो पसंद आई थी। उसने कहा था कि मुझे तो पसंद आई है, आपको पसंद हो तो आप इस रिश्ते को फाइनल कर देना। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी। मैंने लड़की वालों को अपने यहाँ अपने बेटे से मिलने के लिए बुलाया था। वो लोग मेरे बेटे से मिले। उन्होंने हमारा घर बार देखा।
उन्हें ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा था और इस तरह दोनों परिवारों के बीच दोनों बच्चों का रिश्ता तय हो गया था। मगर लड़की वालों की हरकतों से ऐसा लगता था जैसे वो अपनी बेटी की शादी बहुत जल्दबाजी में करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी में इस शादी को करने का फैसला किया था। रिश्ता तय होते ही मेरे बेटे की शादी रूपाली के साथ पूरे 1 महीने में हो गई थी। मेरे बेटे की नई जिंदगी का आगाज हो गया था। हमने उम्मीद के सपने सजाए हुए थे कि अब हमारा घर भी एक नई रोशनी से जगमगाएगा। वैसे तो रूपाली देखने में बहुत मासूम सी लड़की लगती थी, लेकिन अंदर से तो वो बहुत ही चालाक निकली। शुरू के दिनों में ही धीरे धीरे उसकी असली फितरत सामने आने लगी, क्योंकि शादी के कुछ मेहमान उसके मायके के भी थे। उनमें से एक औरत से मेरा टकराव हुआ था। उस औरत को मैंने दूसरी औरत से बातें करते हुए सुना था कि अच्छा हुआ रूपाली की शादी हो रही है। वैसे भी इसने अपने माता पिता को बहुत तंग करके रखा हुआ था। मगर उस औरत की नज़र झट से मुझ पर चली गई थी, इसलिए वो खामोश हो गई थी। तो मैं उसके करीब गई। मैंने कहा कि रूपाली ने अपने माता पिता को कैसे तंग किया हुआ था, क्या मैं आपकी बात का मतलब जान सकती हूँ? तो वो कहने लगी कि तंग किया हुआ का मतलब वो अपनी डिमांड्स बहुत रखती थी और उसकी डिमांड्स भी कुछ हाई फाई होती थी। तो आपसे भी ऊंची ऊंची डिमांड्स करेगी तो आपको भी पूरी करनी होंगी। मैंने कहा कि हाँ, मैं अपनी बहू की हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। वो तो मुझे मेरी बेटी समान है। मैं इसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जा रही हूँ। हमारे पास पैसों की तो वैसे भी कोई कमी नहीं थी और फिर रूपाली मेरी एक ही तो बहू थी। मैं जो चाहे उसकी खातिर कर सकती थी। ऐसा लगता था वो औरत कहना तो कुछ और चाहती है मगर बोल कुछ और गई, क्योंकि उसने बात का रुख बदल दिया था और अब धीरे धीरे मेरी बहू की सारी हरकतें हमारे सामने खुलकर आने लगी थी। रूपाली के बारे में आखिर उसके अपने रिश्तेदार ही ऐसा क्यों कह रहे थे कि वो जिस घर में जाएगी उनको नानी याद दिला देगी, क्योंकि तमीज़ नाम की कोई चीज़ इस लड़की के अंदर पहले से ही नहीं थी। फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी इंसान थी, क्योंकि किसी के अंदर एक बुराई हो तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, पर रूपाली के अंदर तो बुराइयां ठूस ठूस कर भरी हुई थी। वो बहुत ही सुस्त थी। घर के किसी भी काम में हाथ बटाने का उसका कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है और वैसे भी शादी के बाद ससुराल में लड़कियों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए वो भी धीरे धीरे करके एक एक काम काज को अच्छी तरह से समझ जाएगी। इसलिए मैंने कुछ दिन खामोशी रख ली थी, लेकिन जब उसकी सुस्ती और जिद दिन ब दिन बढ़ती चली गई तो मैंने धीरे धीरे उसे प्यार से समझाना शुरू किया, क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं करती थी, बस सारा दिन अपने कमरे में आराम करती रहती थी। मैंने उससे कहा कि रूपाली बेटा देखो, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें ही तो अब इस घर को संभालना है और मेरा बेटा अब तुम्हारा पति है, उसकी सेवा करना अब तुम्हारा कर्तव्य है और एक औरत के लिए अपने पति का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरी बातों का रूपाली पर कोई असर नहीं होता था। वो मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं उस पर कोई जुल्म कर रही हूँ। उसका बिहेवियर तो हमेशा कड़क ही रहता था और वो मुझे ऐसे पलटकर जवाब देती थी कि मैं अंदर तक टूट कर रह जाती थी, क्योंकि ऐसी बदतमीज़ी तो हमारे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं करता था। हम लोगों में बहुत तमीज़ से बात की जाती थी, मगर बहू थी कि प्यार से बात करने पर भी गुस्से से पलटकर जवाब देती थी। मुझसे कहने लगी कि आपको तो हमेशा मुझसे कोई ना कोई शिकायत ही रहती है, जो मेरा मन करेगा वो मैं खुद कर लूँगी, आपको ना जाने क्या तकलीफ़ रहती है। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह जाती थी और कभी कभी सोचने लग जाती थी कि शायद मैं ही गलत हूँ, वो अपनी जगह सही कह रही है। मैं पहले भी तो घर के सारे काम किया करती थी ना, अभी भी कर लूँगी तो कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। शायद मैं ही उससे ज़्यादा उम्मीदें रख रही हूँ, लेकिन जब मैं देखती कि खाने के टाइम हो या घर के दूसरे काम हो तो वो कभी भी सही तरीके से उन कामों को नहीं करती, तो मेरे दिल में ये बेचैनी बढ़ने लगी कि रूपाली न सिर्फ सुस्त थी बल्कि ज़िद्दी और बदतमीज़ भी थी। जब भी मैं उससे कुछ कहने की कोशिश करती, उल्टा वो मुझे ही इल्ज़ाम देने लगती और लड़ने लग जाती थी। हमारे घर में कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, लेकिन वो तो हल्की आवाज़ में कभी बात करती ही नहीं थी। उसकी आवाज़ इतनी कड़क और तेज़ होती थी कि घर के बाहर तक जाने लगी थी। मुझे तो उससे बोलने में भी अब डर लगने लगता था कि कहीं घर की लड़ाई पड़ोसियों को पता न चल जाए, वरना पड़ोसी सोचेंगे कि इस घर में न जाने किस बात पर झगड़ा होता रहता है। हमेशा वो यही कहती रहती थी कि आप मुझे तंग करती रहती हो। उसकी ऐसी बातों से अब मेरा बिहेवियर भी सख्त हो गया था, लेकिन मेरा बिहेवियर तो सिर्फ बातों तक ही था। मुझे नहीं पता था कि वो बदतमीज़ी पर उतर आएगी और मेरे साथ इतना बुरा करना शुरू कर देगी। न जाने वो मुझसे किस बात की दुश्मनी निकालना चाहती थी।
कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपका दुश्मन बन जाता है तो आपके साथ बैर डाल लेता है। वो भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही कर रही थी। पहले इस घर में हम दो माँ बेटे ही तो हुआ करते थे। वैसे तो मैं ही सबके कपड़े धोती थी, मगर हम दोनों माँ बेटे के ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे। लेकिन जिस दिन से रूपाली घर में आई थी, वो इतने ज़्यादा कपड़े चेंज करती थी कि मैं उससे तंग आ गई थी। वो मुझे तंग करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकतें किया करती थी। कभी कभी तो वो दिन में 2 या 3 बार कपड़े बदल लिया करती थी। वो खुद तो कपड़े धोती नहीं थी, बस कपड़े उतारकर मेरे आगे डाल दिया करती थी। सर्दियों का मौसम चल रहा था, सारी ही टंकियों में ठंडा पानी आता था, इसलिए मैं गीज़र ऑन करके गर्म पानी लेकर कपड़े धोने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि रूपाली ने गीज़र बंद कर दिया और टंकी में ठंडा पानी आने लगा। मैं गई तो मैंने देखा कि गीज़र तो बंद है। मैंने कहा कि गीज़र ना जाने किसने बंद कर दिया। इतने में मैं दोबारा गीज़र खोलने ही वाली थी कि दोबारा से रूपाली आ गई और कहने लगी कि बिल क्या तुम्हारा बाप देगा, चुपचाप ठंडे पानी से ही कपड़े धो लो। मेरा पति मेहनत से कमाता है, तुम उसकी कमाई को बर्बाद कर रही हो। कोई ज़रूरत नहीं है गीज़र ऑन करके पानी इस्तेमाल करने की, इससे लाइट का बिल बढ़ता है। उसकी बातों को मैं खामोशी से सुनती रही। उसके अपने ही कपड़े ज़्यादा होते थे और अब वो मुझे इन कपड़ों को ठंडे पानी से धोने को कह रही थी। मैं बूढ़ी औरत थी, क्योंकि मेरा जवान बेटा था, अब मेरी उम्र हो रही थी। मगर कोई बात नहीं, जब उसने मुझे गीज़र ऑन नहीं करने दिया तो मैं अब सारे काम ठंडे पानी से ही करने लगी थी। ठंडे पानी से काम करने के बाद मुझे बहुत ठंड लगती थी। अब मैं कपड़े ही ठंडे पानी से नहीं धोती थी, बल्कि घर का सारा काम ही ठंडे पानी से किया करती थी। बर्तन धोना, साफ सफाई करना वगैरह वगैरह। मैं किचन में जाकर खाना बनाती। शाम के टाइम पर अंधेरा होने लगता तो मैं किचन की लाइट ऑन कर लिया करती थी। जब भी वो आकर किचन की लाइट झट से बंद कर देती और कहती, कहा है ना कि बिजली का फालतू इस्तेमाल मत किया करो। अब वो मेरे हर काम में टांग अड़ाने लगी थी। हमेशा मुझे मेरे ही बेटे की कमाई के बारे में बताती रहती थी। रवि मेरा बेटा था, जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे पढ़ाया लिखाया, मगर मेरी बहू शादी होने के बाद उसकी हर चीज़ पर अपना कब्जा करना चाहती थी। मुझे तो जैसे वो इस घर का मेंबर समझती ही नहीं थी। बहू के ऐसे बिहेवियर और घर में ठंडा पानी से काम करने की वजह से अब मेरे हाथ पैर ज़्यादा नहीं चलते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो हर समय अपने दिमाग में मेरे खिलाफ प्लान बनाती रहती है। वो हमेशा मुझे दुख देने का कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेती थी। उस समय बहुत सर्दी बढ़ रही थी, जनवरी का महीना था। बहू तो अपने कमरे में आराम से रूम हीटर चलाकर सारा दिन कमरे में बैठी रहती थी, जबकि मेरे कमरे का रूम हीटर चलाने को वो साफ मना कर दिया करती थी कि रूम हीटर नहीं चलाना। एक दिन मेरा बेटा जल्दी काम से वापस आ गया और जब उसने देखा कि मैं ठंड में ठिठुर रही हूँ तो उसने कहा कि माँ, रूम हीटर क्यों नहीं चलाती, आज तो बहुत ठंड है। उसने झट से मेरे कमरे का रूम हीटर ऑन कर दिया। मैंने अपने बेटे से मना भी किया कि नहीं, रहने दो, मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, लेकिन उसने फिर भी ज़बरदस्ती रूम हीटर ऑन कर दिया। उसके जाने के बाद बहू कमरे के अंदर आई और उसने कहा कि रूम हीटर बेटे के कहने के बावजूद भी मत खोलना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो मेरे कमरे से चली गई। बहू की हरकतें बहुत बढ़ती जा रही थी। वो मुझे तंग करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी। एक दिन तो मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। मैंने गीज़र ऑन करके एक बाल्टी गर्म पानी ले लिया था। मैं अपने कपड़े निकालने के लिए कमरे में आई तो देखा कि सारा का सारा गर्म पानी बहू ने फेंक दिया और कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है गीज़र का पानी इस्तेमाल करने की। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने गीज़र इस्तेमाल किया, अब तुम ठंडे पानी से ही नहाओ, यही तुम्हारी सज़ा है। मैं सारी ज़िंदगी सर्दियों में गर्म पानी से नहाती आई थी। मैं भले ही ठंडे पानी से सारे काम कर लेती, मगर कभी भी मुझसे ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता था। आखिरकार मेरी उम्र हो गई थी। बहू कमरे में चली गई तो मैं खामोशी से किचन में चली गई और किचन में जाने के बाद मैंने गैस पर भगोने में पानी गर्म कर लिया। गर्म पानी का भगोना लेकर मैं बाथरूम में आ रही थी जब अचानक मेरा पैर फिसल गया। थोड़ा पानी छलककर मेरे ऊपर भी आ गया और बाकी का पानी फर्श पर गिर गया। मेरा पैर मुड़ गया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर बहू अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देखती रही। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भी वो बाहर नहीं आई। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे बहुत गहरी मोच आई थी। मेरे पैरों पर भी पानी आ गया था और मेरे पैर भी जल गए थे, मगर बहू ने मेरी एक न सुनी। तभी अचानक पड़ोस की एक औरत मेरा चीखना चिल्लाना सुनकर हमारे घर में आ गई और उसने मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे के बिस्तर तक ले गई।
कहने लगी कि आपकी हालत तो मुझे ठीक नहीं लगती, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आप क्या कर रही थी? क्या घर में कोई भी नहीं है? इससे पहले मैं उनको जवाब देती जब मेरी बहू के कमरे से तेज तेज टीवी की आवाज़ बाहर आने लगी। रूपाली की आदत थी कि वो बहुत तेज आवाज़ से टीवी देखती थी। पड़ोसन समझ गई थी कि बहू कमरे के अंदर मौजूद है और टीवी देख रही है। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा कि भाभी जी, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए, मगर मैंने उसे साफ मना कर दिया। वो पूछने लगी कि आखिर आप कर क्या रही थी? मैंने उसे बताया कि गर्म पानी बाथरूम में लेकर जा रही थी। आज बहुत ठंड है कि सोचा गर्म पानी करके नहा लूं, मगर मैं गिर गई, पानी भी गिर गया और मेरे पैर में भी चोट लग गई। उस औरत को इस बात का अफसोस हुआ। वो कहने लगी कि आपने आखिर गर्म पानी किया ही क्यों? आपके घर में तो गीज़र लगा हुआ है। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं बहू के आने के बाद अपने घर की हर चीज़ के लिए कितना तरस रही थी, मगर फिर भी वो औरत मेरे बिना कुछ बताए भी सब कुछ समझ गई थी। थोड़ी देर के बाद जब मेरा पैर थोड़ा ठीक हुआ तो वो वहाँ से चली गई थी। मैंने अपने पैर पर नारियल का तेल लगाकर उसकी मालिश कर ली थी। मेरे पैर की तकलीफ में थोड़ा फर्क आ गया था, मगर फिर भी मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। जब रात को मेरे बेटे ने मुझे लंगड़ाते हुए चलते देखा तो वो मुझसे पूछने लगा कि आपके पैर में चोट कैसे आई। मैंने उसे बताया कि मैं गिर गई थी। उसने तभी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और उससे कहने लगा कि माँ के पैर में चोट लग गई है और तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। रूपाली ने रवि से कहा कि तुम्हारी माँ को बहुत शौक आता है घर के काम करने का। मैं तो उनसे मना करती हूँ कि घर के कोई काम मत किया करो, घर के काम करने के लिए मैं मौजूद हूँ ना, मगर ये मेरी सुनती ही नहीं है। मेरा बेटा रूपाली के सामने मुझे डांटने लगा कि इस उम्र में आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? अब रूपाली आ गई है ना, वो सारे काम करती तो है। मैंने देखा था कि रूपाली ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया था और वो एक शातिराना मुस्कुराहट से हंस रही थी। बस यही काफ़ी नहीं था, उसने मुझे परेशान करने की हर हद पार कर दी थी। रात के समय जब सारे काम से निपटने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटने के लिए गई और मैंने अपना लिहाफ ओढ़ा तो अचानक मुझे कुछ अजीब सी स्मेल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्मेल मेरे बिस्तर से आ रही है। मैंने ठंड की वजह से अपने पूरे शरीर पर लिहाफ ढका हुआ था। धीरे धीरे मेरे शरीर में खुजली होने लगी और फिर खुजली इतनी तेज हो गई कि मेरे पूरे शरीर पर लाल लाल निशान आ गए थे। मैं खुजाते खुजाते परेशान हो गई थी। न जाने ये सब क्यों और कैसे हुआ था, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगा कि शायद मेरे बिस्तर में कोई कीड़ा होगा, उसने मुझे काट लिया होगा। मैंने अपना पूरा बिस्तर तलाश कर लिया था, मगर मुझे कहीं भी कोई कीड़ा दिखाई नहीं दिया था। सारी रात मैं खुजली से बेचैन रही थी। उधर मैं ठंड से कांप रही थी। जितना मैं बिस्तर पर लेटती और लिहाफ को ओढ़ती, मेरी खुजली बढ़ती जा रही थी। तंग आकर मैंने बिस्तर छोड़ दिया और मैंने सारी रात कड़कती ठंड में कुर्सी पर बैठकर गुजारी थी। सारी रात मुझे नींद भी नहीं आई थी। इसी वजह से मुझे ठंड लग गई थी। मेरी तबीयत खराब रहने लगी। बेटा तो सुबह होते ही अपने ऑफिस चला जाता था। सारा दिन मैं बड़ी मुश्किल से गुजारती थी। अब तो मुझे नहाए हुए भी कई दिन गुजर गए थे। मेरी हड्डियों में अजीब तरह का दर्द रहने लगा था। अगर मैं सोचूं कि मैं 5 मिनट के लिए आराम कर लूं तो मैं अपने बिस्तर पर आराम भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने बहू को देख लिया था कि वो मेरे कमरे में जाकर चोरी चुपके एक तरह का पाउडर मेरे बिस्तर पर छिड़क रही थी। अब मुझे समझ आया था कि ये कोई केमिकल है जिससे बिस्तर पर लेटने के बाद मेरे शरीर में खुजली होती है। मैं अपने बेटे को ये सब कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मेरा बेटा रूपाली के साथ बहुत खुश रहता था। वो मेरे साथ बिल्कुल सास जैसा सलूक कर रही थी। हर सास बुरी नहीं होती। मैं तो अपनी बहू को बेटी बनाकर इस घर में लेकर आई थी, मगर वो मेरी बेटी न बन सकी। वो मेरे बेटे के साथ खुश रहती थी। यही सोचकर मैंने कभी अपने बेटे को कुछ नहीं बताया कि मेरा बेटा तो इस लड़की के साथ खुश है। और वैसे भी अब मेरा बेटा उसका इतना दीवाना हो चुका था कि अगर मैं उसकी कोई शिकायत उससे करती भी तो वो मेरी बात का यकीन न करता। रूपाली मेरे बेटे से जो कहती वो वही किया करता था। हर हफ्ते में 2 बार उसे शॉपिंग पर जाना ज़रूर होता था। रात को मेरा बेटा 9 बजे तक घर आता तो 10 बजे वो दोनों कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते थे और रात को लगभग 12 बजे तक घर के अंदर आते थे। मेरा बेटा अगर मेरे लिए कोई खाने की चीज़ लेकर आता तो रूपाली मुझे इशारे से खाने को मना कर दिया करती थी। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। आस पड़ोस की औरतें ये सब अच्छी तरह से देख रही थी कि मेरी बहू ने मुझे तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है।
वो सब मुझसे यही कहती थी कि तुम अपनी बहू के खिलाफ आवाज़ उठाओ, अपने बेटे को उसकी सारी हरकतों के बारे में बताओ, मगर मैं अपने बेटे की खुशी नहीं छीन सकती थी। मेरा बेटा उसके साथ बहुत खुश था। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में अशांति फैले। अगर मैंने अपने बेटे से शिकायत की तो उन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाएगा और रूपाली मुझसे और भी ज़्यादा दुश्मनी निकालने लगेगी। मैं रात बीच में बिस्तर को धो दिया करती थी, यही सोचकर कि बिस्तर को धोने से इसके अंदर से वो खुजली वाला केमिकल निकल जाएगा। मगर सर्दी का टाइम था, धूप का भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। किसी दिन धूप निकलती तो किसी दिन नहीं निकलती थी। बिस्तर गीला ही रहता था। बिस्तर धोने से इतना फ़ायदा होता था कि उसमें मौजूद केमिकल निकल जाता था, लेकिन बिस्तर सूख ही नहीं पाता था। मैं सारी रात फिर भी इसी तरह से गुजारती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत महसूस होने लगी थी। जितने शौक़ से मैं अपनी बहू को इस घर में लेकर आई थी, वो मेरी ज़िंदगी इतनी ही दुश्वार बना रही थी। मेरी हड्डियों में अब इतना दर्द होता था कि मैं कोई काम करने काबिल न रही थी। फिर भी घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। बहू का बिहेवियर दिन ब दिन इतना दुश्मनी भरा होता जा रहा था कि अब मुझे उससे डर लगने लगा था। कुछ दिनों के लिए रूपाली अपने मायके रहने के लिए चली गई थी तो मुझे ज़रा सुकून मिल गया था, क्योंकि उसके पीछे मुझे सुकून मिल जाता था और मैं पेट भरकर खाना भी खा लिया करती थी, क्योंकि उसके होते हुए मैं ठीक से खाना भी नहीं खा सकती थी। वो अपने मायके गई तो 1 हफ्ते के लिए थी, मगर 2 ही दिन में वापस आ गई थी। न जाने क्यों इतनी जल्दी उसे यहाँ आने की लग रही थी। कई बार मैंने हिम्मत की कि अपने बेटे को ये सब कुछ बता दूं, मगर मेरे बेटे की दीवानगी अपनी पत्नी के लिए दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही थी। वो हर दिन अपनी पत्नी के लिए दीवाना होता जा रहा था। उसके पीछे वो मुझसे उसकी बहुत तारीफ करता रहता था। कहता था कि माँ, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, हमेशा मुझे आपके बारे में फ़िक्रमंदी जताती रहती है। मेरा बेटा खुश होता था कि उसकी पत्नी घर को भी अच्छे से संभाल रही है और उसकी माँ को भी, जबकि वो ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी की असल हकीकत तो सिर्फ मैं ही जानती थी। एक दिन मुझे पता चला कि बहू माँ बनने वाली है। शायद उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वो खामोशी से डॉक्टर के यहाँ चली गई। मैं समझी कि शायद वो अपने मायके जा रही होगी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी वो मुझसे ज़्यादा बोलती ही कब थी और ना ही वो किसी की कोई बात सुनती थी। बस हमेशा अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। अपना ही सुनती, अपनी मर्जी चलाती है और अपनी मर्जी से सारे काम करती थी। दूसरों की रोक टोक या समझाना बुझाना उसके दिमाग के ऊपर से निकल जाता था। वो घर से निकलकर डॉक्टर के पास गई थी। उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए उसने डॉक्टर से बच्चा गिराने की दवाई ली थी। जब वो घर आई तो बहुत खुश नज़र आ रही थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसकी तबीयत बिल्कुल भी बिगड़ी हुई नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन रात तक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक उसको ना जाने क्या हो गया कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकी। मेरा बेटा घर आया तो उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल जाकर पता चला कि उसने बच्चा गिराने की दवाई खाई थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। ये बात मेरे बेटे ने सुनी तो आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी से शिकायत करने लगा कि आखिर तुम्हें बच्चा गिराने की दवाई खाने की क्या ज़रूरत थी? तुम माँ बनने वाली थी, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? इस बात का इल्ज़ाम भी रूपाली ने मुझ पर लगा दिया कि माँ जी नहीं चाहती थी कि हमारे घर में कोई बच्चा आए। मैंने चौंक कर रूपाली की तरफ देखा और अपने बेटे की तरफ भी। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो रूपाली? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी? तो वो कहने लगी कि आप ही तो मुझे बच्चा गिराने की दवाई खाने के लिए ज़िद कर रही थी। मैंने कहा कि नहीं नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है। भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरा बेटा मेरी बात पर यकीन कर रहा था, मगर रूपाली ने बात को ऐसा घुमा फिरा दिया कि वो रूपाली की बात पर यकीन करने लगा। रूपाली ने कहा कि तुम्हारी माँ काफ़ी लंबे समय से मुझसे कह रही है कि बच्चा करने की कोशिश मत करना। अभी मेरा बेटा ही कम उम्र का है, उसका भी बच्चा आ जाएगा तो वो उम्र से बड़ा लगने लगेगा और मेरी भी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि पोता पोती को खिलाती रहूं। तुम्हारी माँ तो हमेशा से मुझसे बच्चों के लिए मना करती है। मैंने कभी तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम्हें ये सब सुनकर गुस्सा ना आ जाए और तुम अपनी माँ को गलत न समझने लगो। मैं तुम दोनों माँ बेटे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब जब मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मैंने खुशी खुशी तुम्हारी माँ को बताया तो उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने मुझसे कह दिया कि खबरदार, अगर जो तुमने माँ बनने की खबर अपने पति को बताई तो अच्छा नहीं होगा। ये घर से निकल गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो कहाँ जा रही हैं। जब ये वहाँ से आई तो बच्चा गिराने की दवाई लेकर आई
और मुझसे कहने लगी कि ये दवाई खा लो। मैंने इनसे साफ इनकार कर दिया तो मुझसे झगड़ने लगी। मैंने सोच लिया था कि रात को तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की हकीकत के बारे में सब कुछ बता दूंगी, मगर रात होने से पहले ही इन्होंने मुझे खाने में ये दवाई मिलाकर दे दी और अब देखो क्या से क्या हो गया। वो इस तरह से रोते हुए अपने पति को ये सारी बातें बता रही थी कि अपनी पत्नी की मासूमियत और उसके आंसू देखकर मेरे बेटे का दिल पिघल गया और वो अपनी पत्नी की बात पर यकीन कर गया। उसने मुझे सबके सामने डांटना शुरू कर दिया। मैं अपने बेटे से रो रो कर कह रही थी कि नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है, मगर उसने मेरी एक न सुनी। आखिरकार मेरे बेटे के दिल में वो मेरे खिलाफ काफ़ी जहर भर चुकी थी। अस्पताल में बैठी मैं एक तरफ आंसू बहा रही थी। मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी पत्नी की बातों में इतनी आसानी से आ जाएगा। वैसे तो इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती रूपाली की थी। अब क्या कर सकते हैं, रूपाली थी ही इतनी चालाक। उसके खुद के माता पिता भी शादी के बाद एक दिन भी अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल नहीं आए थे। रूपाली खुद ही अपने मायके जाती रहती थी। मुझे उसके रिश्तेदार की कही हुई वो बात याद आई थी जब शादी के समय उसने कहा था कि इस लड़की ने तो अपने माता पिता को भी बहुत तंग किया हुआ है, ये अपने ससुराल जाने के बाद क्या करेगी। अब मुझे इस बात का मतलब समझ आया था। जब तक रूपाली की तबीयत खराब रही थी तब तक मेरे शरीर की खुजली भी खत्म हो गई थी, मगर जैसे ही रूपाली कुछ दिन बाद ठीक हुई तो उसने फिर से अपनी वही हरकतें करनी शुरू कर दी थी। मैं बहुत तंग आ गई थी, पूरे शरीर पर खुजा खुजा कर मेरा बुरा हाल हो गया था। एक दिन मैंने अपने बेटे से कह दिया था, बेटा मेरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे ने मेरी कोई परवाह नहीं की, बल्कि वो कहने लगा कि माँ, आप अपने कपड़े खुद अपने हाथों से और बिल्कुल अलग धोना। ऐसा ना हो कि रूपाली और मेरे कपड़ों से आपके कपड़े टच हो जाएं तो आपकी एलर्जी हम लोगों तक ना पहुंच जाए। इस बात का ध्यान रखना। ये बात सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सी ठेस पहुंची थी। आखिरकार मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता था। उसे ऐसा लगता था कि मैं एलर्जी की मरीज हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बेटे के ऑफिस जाने के बाद रूपाली मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बस कुछ ही दिनों की बात और है बुढ़िया, अब तो तू दिन ब दिन बीमार रहने लगी है। तू कुछ दिन की मेहमान है और तू यहाँ से चली जाएगी तो इस घर की मैं अकेली मालकिन बन जाऊंगी। उसकी बात पर मैंने धीमी धीमी मुस्कुराहट सजाई। क्या वो ये नहीं जानती थी कि वो इस घर की बहू थी। अगर वो मेरे साथ मिलकर रहती, मुझे अपनी माँ समान समझती, तो कभी वो ये ना चाहती कि वो इस घर की मालकिन मेरे मरने के बाद बनेगी। वो तो जीते जी भी इस घर की मालकिन थी। आखिरकार वो मेरे इकलौते बेटे की पत्नी थी। ये सब कुछ मेरे बेटे का और उसकी पत्नी का ही तो था, मगर वो ये बात समझ ही नहीं रही थी। वो तो मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। उसने मेरे शरीर में इतनी बीमारियां पैदा कर दी थी कि अब मैं बिस्तर से उठने काबिल भी नहीं रही थी, मगर फिर भी वो मेरे बेटे के जाने के बाद मुझसे कहती कि घर का काम करो वरना दोनों समय का खाना नहीं दूंगी। मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाती। वो खुद तो पेट भर के खाना खाती, मगर मुझे मामूली सा खाना दिया करती थी। कहती कि महंगाई के दौर में कम खाना खाया करो, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी गुजर चुकी है, अब तुम्हें ज्यादा जीने की जरूरत नहीं है। मेरी हड्डियों में इतना दर्द रहता था कि मैं रात को दर्द से तड़पती थी। बिस्तर में जाकर लेटती तो खुजली होने लग जाती थी। बिस्तर से बाहर निकलती तो ठंड लगने लगती थी। अब की सर्दियों का मौसम बहू के आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता था जैसे दिन ब दिन ठंड बढ़ती चली जा रही है। बहू मुझ पर बहुत जुल्म ढा रही थी। हर दिन मेरा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। मैं रोती रहती थी और यही सोचती थी कि क्या सच में हर घर की बहुएं ऐसी ही होती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद था जिस समय मेरी सास जिंदा थी वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। मैंने उनका बेटी से भी बढ़कर ख्याल रखा था। न जाने मेरे भाग्य में ही रूपाली जैसी बहू क्यों लिखी हुई थी। हर रोज मैं अपने बिस्तर धोकर डाल देती थी। बहू ने इस बात की शिकायत भी रवि से कर दी थी। वो कहती थी कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है, इतनी सर्दी में भी रोज अपना बिस्तर धोकर डाल देती है, बिस्तर सूखता नहीं और रात हो जाती है। इस तरह तुम्हारी माँ बीमार नहीं होगी तो क्या होगा। अब मैं अपने बेटे को क्या बताती कि तुम्हारी पत्नी मेरे साथ क्या क्या कर रही है। मैं तो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन मैं कड़कती ठंड में घर का सारा काम कर रही थी। उस समय मुझे बहुत तेज बुखार भी था। मैं भगवान से अपनी मौत की प्रार्थना कर रही थी, रो रो कर सारे काम कर रही थी। मेरे पड़ोस वाली औरत का हमेशा हमारे घर में आना जाना था। वो मुझसे बहुत हमदर्दी रखती थी, मगर अब बहू को वो भी बुरी लगने लगी थी।
कि वो हमारे घर ज़्यादा क्यों आती है। मैं अपनी किस्मत को बहुत रो रही थी। पानी में हाथ डालने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था। बहू वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल करने नहीं देती थी। कहती थी कि घर में इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि खुद वो सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती थी। खिचड़ खिचड़ कर मैं घर के सारे काम कर रही थी जब अचानक घर के अंदर मेरा बेटा आ गया। उसने मुझे काम करते हुए देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे तक ले आया। उसने मुझे छुआ तो कहने लगा कि आपको तो बहुत तेज बुखार है और आप इतने बुखार में भी घर के कामकाज कर रही हो। बेटे की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि इस समय तो वो ऑफिस में होता है, वो घर में क्या कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी कमरे में आराम से रजाई में लेटी हुई नींद ले रही थी। मेरा बेटा जोर जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा। इस समय न जाने मेरे बेटे को क्या हो गया था। उसका इस तरह से गुस्सा करना मेरी कुछ समझ में नहीं आया था। जब अपने पति की आवाज सुनकर रूपाली बाहर आई और कहने लगी कि क्या हुआ, किस बात का शोर मचाया हुआ है, तो मेरे बेटे ने चिल्लाकर कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता माँ की कितनी तबीयत खराब हो रही है, उनको बहुत तेज बुखार है और तुम बिस्तर में आराम कर रही हो और मेरी माँ घर के सारे काम कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हालत में उनसे घर के काम करवाते हुए। अपने पति के ऐसे गुस्से भरे बिहेवियर पर रूपाली से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है, हर दूसरे तीसरे दिन अपना बिस्तर धोती रहती है। मैंने तो तुम्हारी माँ को ये सब करने के लिए नहीं कहा, घर के सारे कामकाज मैं ही करती हूँ। अगर आज उन्होंने एक दो काम कर भी लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं खामोश खड़ी हुई थी। मेरा बेटा कहने लगा कि माँ बताओ, तुम घर के सारे काम करती हो ना। उसने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। मुझे भी हमेशा यही लगता था कि तुम ही घर के सारे काम करती हो, मगर तुम मेरे पीछे मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार करती हो। मुझे ये सब कुछ लोगों के जरिए पता चला। मैं अभी भी खामोश थी जब मेरे बेटे ने चिल्लाकर मुझसे दोबारा पूछा कि बताओ माँ, क्या तुम ही घर के सारे काम करती हो? तो मैंने घबराकर उसे जवाब दिया कि हाँ हाँ बेटा, मैं ही घर के सारे काम करती हूँ। मैंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत तंग करती है, इसी की वजह से मेरे शरीर पर एलर्जी हुई। ये मेरे बिस्तर पर खुजली वाला केमिकल डाल देती है। मैं जब बिस्तर पर जाकर लेटती हूँ तो मेरे शरीर में खुजली होने लगती है। उसने कहा, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि मेरी माँ इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है, इतनी बीमार बीमार सी क्यों रहने लगी है। आज मुझे वजह पता चली कि तुम इतनी ठंड में ना तो गर्म बिस्तर में सो रही हो और ना ही तुम्हें आराम मिलता है। आज मुझे इस सच्चाई का पता चला। ये सुनकर बहू कहने लगी कि कौन सी सच्चाई, कैसी सच्चाई? तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करती। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता, सारे काम मैं ही करती हूँ। उसने एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी के मुंह पर मार दिया और उससे कहने लगा कि आज तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई। आज मैं जल्दी ऑफिस से घर आ रहा था, तभी मैंने अपने पड़ोस के दोस्तों को एक साथ बातें करते हुए देखा। मैं उनके करीब गया और उनसे जाकर कहने लगा कि यार, तुम लोग तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं देते, आजकल कहाँ रहने लगे हो? तो वो कहने लगे कि हम तो यहीं रहते हैं, मगर हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने कहा, आखिर तुम्हारी बात का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि यार, तुम कैसे इंसान हो, अपनी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। इस उम्र में तुम्हारी माँ को तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है और तुम हो कि अपनी माँ की कोई फिक्र ही नहीं करते, बस अपनी पत्नी के कहने में रहते हो। मैंने उनसे कहा कि आखिर क्या बात है, मैं तो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता हूँ, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी माँ तुम्हारे घर आती जाती रहती है, तो उन्होंने तुम्हारी माँ को घर के सारे कामकाज करते हुए देखा। वो बेचारी बूढ़ी औरत सर्दी में ठिठुरते हुए घर के सारे काम करती है, बीमार रहती है। तुम्हारी पत्नी उन्हें खाना तक नहीं देती, उन पर बहुत अत्याचार करती है। तुम्हारी माँ बेचारी किस तरह रो रो कर अपनी जिंदगी गुजार रही है, ये सारे आस पड़ोसी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। एक तुम हो जिसे अपनी माँ का दर्द दिखाई ही नहीं देता। तुम्हारी पत्नी की जिंदगी तो बड़ी आराम से गुजर रही है। हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमारी माँ ने कहा कि हमें तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी। वो कहती हैं कि अगर हम भी तुम्हारे कांटेक्ट में रहे तो हम भी तुम्हारे जैसे ही हो जाएंगे। तुम्हें अपनी पत्नी की ऐसी हरकतों पर रोक लगानी चाहिए। हमारी माँ कहती है कि अगर आने वाले समय में हमने भी रवि के जैसी संगत ले ली और हमारी पत्नी ने भी हमारी माँ के साथ ये सब कुछ किया तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें तुमसे दूरी बनाए रखनी है। अगर हमने भी अपनी पत्नी को पूरी छूट दे दी तो हमारी माँ का हाल भी रवि की माँ के जैसा ही हो जाएगा।
ये सब सुनकर तो मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ के साथ मेरे ही घर में ऐसा होता है। मैं यहाँ खामोशी से आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ अभी भी ठंड में ठिठुरते हुए सारे काम कर रही है। मुझे इस बात पर गुस्सा आया और देखा कि तुम अपने कमरे में मौजूद हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी बूढ़ी माँ को इतना सताते हुए। बताओ तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला? इस बात पर रूपाली ने मेरे बेटे से बहुत बदतमीजी की थी। इस बात से ये क्लियर हो गया था कि वो सच में उसकी माँ के साथ भी बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि रूपाली का बिहेवियर ही ऐसा था। लोगों की सही बात भी उसकी समझ नहीं आती थी। वो हमेशा लड़ने झगड़ने पर और अपनी दुश्मनी निकालने पर उतर आई थी। वो मेरे बेटे से इतनी बदतमीजी कर रही थी कि मेरे बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान की कृपा से आज बेटे के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी। मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने बेटे को सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी पत्नी अब तक मेरे साथ क्या क्या कर चुकी है। ये सब कुछ सुनकर रूपाली का तो पारा हाई हो गया था। वो रवि से कह रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर मेरी पड़ोसन ने जो देखा था उनके बेटे रवि को सब कुछ बता चुके थे। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने अपनी बहू के हर दुख को खामोशी से बर्दाश्त किया था। मेरे सब्र का फल भगवान ने मुझे बहुत मीठा दिया था। मेरे बिना कुछ कहे ही सारी सच्चाई मेरे बेटे के सामने आ गई थी। उसने उसी समय रूपाली को घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने रवि को ये बात भी बता दी थी कि रूपाली को बच्चा नहीं चाहिए था। उसने वो बच्चा अपनी मर्जी से गिराया था और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। रवि को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया था। रूपाली जब अपने मायके गई तो उसके घर वालों ने रवि को फ़ोन करके कहा कि हम इसे अपने घर में नहीं रखना चाहते, प्लीज़ इसे यहाँ से आकर ले जाओ, क्योंकि ये बड़ी चालाक और शातिर लड़की है। इससे तंग आकर इससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए तो हमने इसकी शादी तुम्हारे साथ करवाई थी। रवि ने कहा कि आपकी बेटी ने मेरी माँ का जीना दुश्वार किया हुआ है। मुझे ऐसी पत्नी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रवि उसे डिवोर्स देना चाहता था। जब रूपाली के घर वालों ने भी उसे अपने घर में नहीं रखा और इधर वो अपने पति से भी बहुत बातें सुन चुकी थी, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और वो माफ़ी मांगती हुई रोती हुई हमारे घर आ गई थी। उसने रवि के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े। उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो बचपन से ही घमंडी है, उसका नेचर शुरू से ही ख़राब है, मगर अब जब वो अपने मायके वालों की भी नहीं रही और अपने पति की भी नहीं रही, तो अब उसे इस बात का एहसास हुआ था कि लोगों के साथ बुरा करना अच्छा नहीं होता। वो रोती हुई अपने पति से माफ़ी मांगने के लिए आई थी और उसने अपनी एक गलती की माफ़ी अपने पति से मांग ली थी। वो मुझसे भी माफ़ी मांग रही थी। मेरा बेटा उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, मगर मैंने उसे समझाया और कहा कि इसको माफ़ कर दो, क्योंकि गलती करने वाले इंसान को उसकी गलती सुधारने के लिए एक मौका ज़रूर देना चाहिए। मेरे बेटे ने उसको माफ़ करके उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, जिसकी आभारी वो आज तक है। उसके बाद कभी भी उसने मेरे साथ गलत करने का सोचा भी नहीं। अब वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहती है, मगर मेरे शरीर को उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। मेरा इलाज चल रहा है, क्योंकि जब मेरा बेटा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि मेरे शरीर में ठंड बैठ चुकी है और इस उम्र में हड्डियों में ठंड बैठ जाना अच्छा नहीं होता। मेरी बहू आज भी शर्मिंदा है। अब वो घर के सारे काम करती है, पूरी गृहस्थी अच्छी तरह से संभाल रही है। कुछ दिन तक तो मेरा बेटा उससे नाराज़ रहा, मगर जब उसने मेरी बहुत सेवा की तो धीरे धीरे मेरे बेटे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और अब हम सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। लोगों को तंग करने से हमें कुछ नहीं मिलता। हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, हमेशा उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ताकि मरने के बाद लोग हमें याद करें, ना कि ये कहें कि अच्छा हुआ वो इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।